भारत के लिए वर्ष 2023 उपलब्धियों से भरा रहा। खासतौर से अर्थव्यवस्था ने जो रफ्तार पकड़ी वो इस वर्ष यानी 2024 में भी जारी रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसियों ने अनुमान जताया है कि वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत बनी रहेगी। साल 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व पटल पर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनकर उभरी। आर्थिक विकास मजबूत होने के साथ ही जीएसटी कलेक्शन हो या फिर निवेश में इजाफा, कई ऐसे कारक रहे जिसका असर इस साल भी नजर आएगा। वर्ष 2024 के लिए भी जानकारों का मानना है कि अर्थव्यवस्था का दमखम इस साल भी जारी रहेगा। आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो फिच रेटिंग्स ने नए साल में 6.9% वृद्धि दर की संभावना जताई है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में घरेलू मांग मजबूत होने से साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन में मजबूत पूंजीगत व्यय, बढ़ती खपत और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि ने योगदान दिया। रुपया स्थिर रहा, जिससे विदेशी निवेशकों ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया। इससे शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिला। साथ ही मुद्रास्फीति नियंत्रित दिख रही है और इसलिए आगे ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका नहीं है। वहीं अप्रैल से दिसंबर 2023 की अवधि में साल दर साल 12% की वृद्धि दर के साथ 14.97 लाख करोड़ रुपए का सकल जीएसटी संग्रह हुआ। इन तमाम कारकों से भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी रहेगी। हालांकि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए संभावनाएं अधिक चुनौतीपूर्ण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से जो साल है वर्ष 2024 है, इसमें भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो रफ्तार पकड़ी है भारत की अर्थव्यवस्था ने, वो रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। जो विकास है उसी रफ्तार से आगे होता रहेगा। लेकिन और किस तरीके के जो बदलाव हैं इसमें हमें नजर आएंगे, इस पर चर्चा के लिए रुख कर लेते हैं डॉक्टर चरण सिंह जी का, जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं और सीईओ हैं ईग्रो के। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर चरण सिंह जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि वर्ष 2024 की अगर बात की जाए, शुरुआत हमने देखी किस तरीके से जो बाजार है उसमें कारोबार होता नजर आया। लेकिन अगर पूरे साल की अगर हम अनुमान की बात करें, क्योंकि वर्ष 2023 में अच्छी खासी उपलब्धियां भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम रही हैं, वर्ष 2024 को लेकर क्या कहता है आपका अनुमान? मेरा विश्वास है कि ये वर्ष 2023 की रफ्तार को आगे ही बढ़ाएगा। मेरा अपना अनुमान है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7% से हम लोग आगे बढ़ेंगे, पर जिस तरीके हमने दूसरे तिमाही में पिछले वर्ष दिखाया था कि हम अनुमान से कहीं ज्यादा आगे चले गए थे, वही मुझे लग रहा है इस साल भी होने वाला है। जहां तक बैंकों का सवाल है, आप जानते ही हैं कि अभी 28 दिसंबर को रिजर्व बैंक से ही बैंकों की रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज हुई है और उसके अगर आंकड़े आप देखें तो एकदम बहुत बढ़िया आंकड़े आए हैं। जहां तक ग्रॉस एनपीएस का सवाल है, वो तो 3% के करीब आ गए, पर जो नेट एनपीएस का सवाल है वो 1% से भी कम चले गए। तो जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब बैंक तो एकदम स्ट्रांग चल रहे हैं। और अगर आप प्रोविजनल कवरेज रेशियो ताकि उनके पीछे जो कर रखा है वो भी 75% है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो बैंकों के पास धन है, उन्होंने बांटना ही बांटना है और ग्रोथ के लिए वो बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो मुझे लग रहा है कि जो इस साल की ग्रोथ रेट होगी वो हमारे अनुमान 7% से कहीं ज्यादा होगी। उसी तरीके अगर आप देखें कि जो बैंकों का रिटर्न ऑन एसेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो पिछले दशक से ज्यादा हम लोग आगे आ गए हैं इस वर्ष में। तो मुझे तो यही अनुमान है कि हम लोगों पे क्षमता है ग्रोथ का, हम लोग पे वो जिस चाल से हम लोग चल रहे हैं। इस वर्ष 2 चीजें होने वाली हैं जी। एक तो आपको पता है इलेक्शन होने वाली, इलेक्शन के टाइम पे खर्चे बढ़ते हैं तो आमदनी भी बढ़ती है। दूसरा, आप जानते ही हैं कि अयोध्या का शहर बढ़ रहा है और उस कारण अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा बढ़ोतरी आने का चांस है। टूरिज्म बढ़ेगा उस कारण इस वर्ष खास करके, क्योंकि उद्घाटन 500 साल बाद हो रहा है। टूरिज्म बढ़ेगा और उस शहर में मैं गया भी हूं, जाके देखा है जिस तरीके लोगों में उमंग है, उत्साह, और जिस तरीके वहां कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि देश में ऐसे 1-2 और जगह शुरू कर दी जाए, ग्रोथ पे काफी अच्छा असर आएगा। तो मेरा अनुमान 7% से कहीं ज्यादा है। जी,
बिल्कुल, क्योंकि जो संकेत हैं वो शायद कुछ ऐसा ही अभी तक हमें नजर आ रहे हैं कि 7% से भी अधिक हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में जो 3 राज्यों का परिणाम में एक बम्पर जीत के साथ हमने देखा था, बीजेपी को जीत मिली थी, साथ ही जो दूसरे दल हैं उनकी क्या स्थिति रही। लेकिन ऐसे में जब इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसका असर भी हमने देखा, तभी जो शेयर बाजार किस तरीके से ऊंचाइयों पर वो गया था। और क्या माना जाए, जैसा आपने कहा कि उसका भी असर हमें देखने को मिलेगा, यानी और कितने स्तर तक जो शेयर बाजार है वो आपको जाता हुआ नजर आ रहा है 2024 में? जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है या एक अर्थशास्त्री होने का जो मैं अनुमान लगा सकता हूं वो इस प्रकार है। देखिए, अगर तो सरकार की नीतियां वैसे ही रही जैसे चल रही हैं, उसमें परमानेंसी और सर्टेनिटी रहती है, तो बिजनेसमैन जो प्राइवेट सेक्टर है और वो काफी ज्यादा आजकल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो उनकी स्थिरता बनी रहती है। तो इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट भी, घर बनाने में भी, ये सारी इन्वेस्टमेंट का दौर चलता रहेगा। तो कंटिन्यूटी जो रहती है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। उसके अलावा जिस तरीके की नीतियां पिछले 10 साल चली हैं, उससे काफी ज्यादा विदेश से भी पैसा आ रहा है, जो हम लोग FDI और FI कहते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट पे काफी ज्यादा असर पड़ता है, वो भी बहुत अच्छा चला है। जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, आप जानते ही हैं कि कुछ वर्षों से अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आ रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घटता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और अगर आप EPFO के डेटा देखें तो काफी ज्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, विदेशी पैसा आ रहा है, बैंकों के पास पैसा है, प्रोजेक्ट्स है हमारे पास लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि अर्थव्यवस्था पे भी अच्छा असर होगा। रफ्तार जिससे हम बढ़ रहे हैं वो तो बढ़ेगी। मैं जैसे कह रहा हूँ 7% से ज्यादा बढ़ने का मुझे तो अनुमान है। और इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में 500 कंपनियों का ज्यादातर चल रहा होता है। BSE 100 कंपनियों से इंडेक्स चलता है। वो तो सिर्फ एक बैरोमीटर है, एक थर्मामीटर है, जो दिखाता है कि तापमान कैसा है। तो अगर अर्थव्यवस्था के ये स्टॉक मार्केट भी अच्छी रफ्तार से चलेगी। जी बिल्कुल चरण सिंह जी, लेकिन अगर देखा जाए जो रुपया है उसमें एक स्थिरता हमने देखी, और जो बैंक की रिपोर्ट्स में भी जो स्टेबिलिटी है, जिस तरीके से आंकड़े पेश किए गए, रुपये में स्थिरता रही, और जैसा आपने बताया कि जो विदेशी निवेश है उसमें भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, जो कल GST का कलेक्शन रिलीज किया गया है कि किस तरीके से अगर देखा जाए उसमें भी इजाफा हुआ है, 12% की वृद्धि उसमें देखने को मिली है। जो ITR रिटर्न की जब हम बात कर रहे हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। तो क्या ये तमाम कारक भी और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे? ये देखिए, जब शुरू में GST लागू हुआ था, काफी लोग उसका कहते थे ये क्या है, कैसे होगा। तो ये सरकार ने अपनी क्षमता से और अपने दृढ़ विश्वास से उसको जारी रखा है। तो अब क्या हो रहा है, उसका अच्छा असर दिखने को मिल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे जितने भी अच्छे काम होते हैं, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का सवाल है, तो सरकार पीछे नहीं हट रही है। उसका कारण यही है कि टैक्स कलेक्शन, खास करके GST टैक्स कलेक्शन, और क्योंकि उन्हें सरकार ने अच्छा अपना प्रबंध कर रखा है, तो ITR, जो आप इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स की कलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो भी बढ़ता जा रहा है। उस कारण पहली बात पैसे की कमी नहीं है, दूसरी बात प्रोजेक्ट्स हाथ में है, सामने है, तीसरी बात जो है, हम लोगों ने जब G20 पीछे किया है, G20 में जिस तरीके का प्रदर्शन किया और जिस तरह हम लोगों ने हर प्रदेश में और कई 200 शहरों में जाके हम लोगों ने जो काम किया है, उससे दुनिया भर में एक इमेज बन गया है कि इंडिया अभी उभर कर सामने आ गया है। तो विदेशी पैसा जो इंडिया में आ रहा है, इसीलिए हम लोग FDI में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ा कारण बन गया कि ग्लोबल इमेज बन गया कंट्री का। इसके अलावा जो हमारा तो ग्लोबल इमेज बना ही बना, पर साथ में जो चीन है उसका ग्लोबल इमेज लड़खड़ा रहा है, तो हमें वो डबल एडवांटेज मिल रहा है। उसके बाद क्योंकि हम लोग इतनी अच्छी प्रगति कर रहे हैं, इतनी अच्छी रफ्तार से चल रहे हैं, हमारे ड्रीम्स भी बढ़े हैं, तो जब हम लोग बात करते हैं कि अब ओलंपिक्स भी होस्ट करना चाहते हैं, तो दुनिया भर देखती है कि इस देश में इन्वेस्टमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्रॉफिट्स का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाता है। तो आत्मविश्वास जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो बड़ा कॉन्टिजियस है, उससे लोगों पर भी असर पड़ रहा है।
और मुझे लगता है यही कारण है कि रफ्तार स्टॉक मार्केट का कहिएगा या अर्थव्यवस्था का कहिएगा, ये बहुत रोबस्ट चलेगा। जी बिल्कुल। और इसमें अगर अर्थव्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर चरण सिंह, तो कौन से सेक्टर, क्योंकि फिर चाहे हम स्पेस सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, तो यहाँ भी अच्छी खासी वृद्धि जो है हमने देखी है इस बार। देखिए, सरकार की नीतियों के कारण डिफेंस और स्पेस जी कुछ दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी में तो सोना हो गया है कि ये देश ऐसे कर सकता है। कल 1 जनवरी को भी हमने एक स्पेस में वो किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसलिए स्पेस में तो हम लोग जिस तरीके हम लोगों का पिछला 1 वर्ष गया है, तो पूरी दुनिया को पता है कि हम स्पेस पे डिपेंड कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो डिफेंस में अलाउ किया है सरकार ने, उससे डिफेंस में भी काफी ज्यादा, एक तो विदेश से हथियार और एमुनेशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डीआरडीओ और बाकी कंपनियां बना ही रही हैं। पर जो मुझे सबसे बढ़िया सनराइज इंडस्ट्री यहाँ पे लगती है इन दोनों के अलावा, एक है टूरिज्म। जो अयोध्या के बनने से एक रिलीजियस टूरिज्म शुरू हो जाएगा, और जिस तरीके सरकार ने बिहार में पीछे हाल में कहा कि हम सड़कें बनाएंगे, उससे भी बुद्धिस्ट टूरिज्म पे भी फर्क पड़ेगा। और दूसरा है फार्मेसी। जिस तरीके कोविड के दौरान हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और वैक्सीन ने अपना दुनिया में लोहा बनाया है, वो लगता है कि मुझे ये 2 सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, टूरिज्म और फार्मास्यूटिकल, जो डिफेंस और स्पेस के अलावा हमें बहुत फायदा देंगी। अगले इस वर्ष ही नहीं, अगले आने वाले 5-10 वर्षों में उनका बहुत फायदा रहेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि आपने जिक्र किया यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म का, लेकिन इससे पहले हमने देखा था बिजनेस टूरिज्म की अगर बात की जाए या एडवेंचर टूरिज्म की अगर बात की जाए, तो कोशिश हर स्तर पर की जा रही है कि कैसे जहां जहां संभावनाएं हैं वहां उनका हम सदुपयोग कर सकें। कोई दो राय नहीं है इसमें। आप देखिएगा कि जिस तरीके वाटर और रिवर्स को जोड़ा जा रहा है और जिस तरीके वाटर टूरिज्म शुरू हो सकता है, तो आप ठीक कह रहे हैं, एडवेंचर टूरिज्म का भी यहाँ पर स्कोप है, और जो दूसरे टूरिज्म हैं जिस तरीके मेडिकल टूरिज्म है, उसका भी बहुत स्कोप है। तो हमारे यहाँ पर मैंने एक चीज पाई है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न आपको टूरिज्म से मिल सकता है। और जिस तरीके नए एयरपोर्ट्स बना दिए गए हैं, अब देखिए 10 साल पहले करीब 75 एयरपोर्ट थे, अभी 150 एयरपोर्ट हैं। और जिस तरीके हम लोग मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ हम लोग मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास करीब 380 थे 2014 में, अभी 700 से ऊपर हैं। तो इन 2 एरियाज में एयरपोर्ट्स और मेडिकल कॉलेजेस के कारण हमारी टूरिज्म पे बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। मुझे यहाँ तक आइडिया कि हमारे यहाँ पर अभी हम लोग ने उसको ज्यादा फैलाव नहीं किया है। आयुर्वेदिक टूरिज्म वो बहुत बड़ा दुनिया में, जब दुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करती है, नेचुरल फार्मिंग की बात करती है, उसी तरीके जो एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं उनकी सब समझते हैं। आयुर्वेदिक टूरिज्म और वेलनेस सेंटर, योगा टूरिज्म है, उसका भी मुझे लगता है बहुत फायदा हो सकता है। तो देश को टूरिज्म पे जोर देना चाहिए और दे भी रहे हैं। और उसमें ही आपकी जो बात आ रही है कि एडवेंचर टूरिज्म गए थे और वो बता रहे थे कि जो मैरिज डेस्टिनेशन सेंटर्स हैं, विदेश में जाने की क्या जरूरत है जब उत्तराखंड इतना सुंदर है और हर किस्म का वहां पर हम लोग टूरिज्म प्रोवाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल। ये खास तौर से टूरिज्म की अगर बात की जाए, जैसा आपने कहा कि वर्ष 2024 में इस पर एक तरीके का फोकस जो है वो जरूर रहेगा कि कैसे उसके जरिए और मजबूती अर्थव्यवस्था को मिल सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।